फ्रेंड्स, आवर यूट्यूब चैनल द लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। मैं आपको मैथ की तैयारी करवा रहा हूं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, जिसमें हमें पार्ट 4 चल रहा है, जहां संख्या पद्धति का जो चैप्टर है हमने शुरू किया था, इसका पार्ट 4 लेकर के आए हैं। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। यहाँ तक के जो क्वेश्चन चल रहे थे थोड़े बोरिंग चल रहे थे, तो अब जो हमारा पार्ट 4 है वो एक मज़ेदार क्वेश्चन के साथ आपके सामने लेकर के आए हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आते हैं कि 3 लगातार सम संख्या, विषम संख्या या संख्या प्राकृत संख्या का योग इतना है, 4, 5 जितनी भी बताएगा उसका योग बता देगा। आपको करना क्या होता है, उसमें पहले तो संख्या पूछेगा। जैसे कि हमें निकालनी है 3 संख्याओं का सम संख्याओं का योग 24 दिया है, तो सम संख्या कौन सी होती हैं? जो 2 से भाग जाती हैं, जो 2 से पूर्णतः भाग जाती हैं वो हमारी सम संख्याएं होती हैं। जैसे कि अगर हम पहली सम संख्या माने x, तो दूसरी सम संख्या होगी x प्लस 2, तीसरी होगी x प्लस 4। ठीक है, जिनका जो योग बताया है इसने बताया है कि 24 है। ठीक है, अगर हम इनको सोल्व करेंगे तो 3x बराबर है 24 माइनस 6। ठीक है, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो 18 बराबर है 3x, और अगर इसको काटेंगे तो 6 ये 18। ठीक है, हमारे पास जो सबसे छोटी संख्या है वो 6 आ गई है, तो इसके बाद 6 प्लस 2 8, 6 प्लस 4 10, ये हमारी संख्याएं होंगी। लेकिन इसको क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, कई बार हम थोड़ा सा जल्दबाजी में गड़बड़ कर देते हैं, तो हमें ये तरीका मालूम पड़ गया कि हमें कैसे निकालना है। तो हम इसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे? हम इसको देखेंगे कि इसका योग 24 है या नहीं। इनको जोड़ के देखेंगे, 6 और 8 14 और 10 24, तो 24 अगर योग आ रहा है तो हमारा जो आंसर है हमने ठीक निकाला है। इसके बाद कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि पूछ लेगा कि अब तो हर तरह से पूछने लग गया कि भाई अगर पहली संख्या को हम दूसरी संख्या से गुणा कर दें तो उसका क्या उसका जो आंसर है क्या होगा? तो 6 इंटू 8 48। ठीक है, अगर कई बार पूछता है कि जो सबसे बड़ी संख्या है और सबसे छोटी संख्या है उसका अंतर क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या 10, सबसे छोटी संख्या 6, तो इसका अंतर हो जाएगा 4। अच्छा जी, फिर पूछेगा कि जो बीच वाली संख्या है वो सबसे बड़ी संख्या से कितनी अधिक है? जो बीच वाली संख्या है वो सबसे बड़ी संख्या से कितनी कम है या अधिक है? अगर कम पूछेगा तो 2 कम है। अगर यहाँ ये पूछे कि पहले वाली संख्या सबसे बड़ी संख्या से कितनी कम है, तो यहाँ 4 हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है, अगर आपने ये तीनों संख्याएं निकाल ली ना, उसके बाद जो मर्जी पूछे, पहले आपको सवाल यहाँ तक पढ़ना होना चाहिए। यहाँ तक आप सवाल पढ़ो, पहले अपनी तीनों संख्याएं जो है निकालो, फिर उसके बाद जैसे भी आगे जो क्वेश्चन में बोला जाए कि उसका गुणा भाग जो भी वो पूछे, उन संख्याओं को बताओ। ठीक है, वैसे अगर हम इसको सीधे से सोल्व करना चाहें ना, तो सीधा 24 है और 3 संख्याएं हैं, तो 3 से अगर हम भाग दे देंगे ना तो बीच वाली संख्या आ जाएगी। अगर 3 से भाग देंगे 8 है 24, जो 8 जो है हमारी जो बीच वाली संख्या है वो आ गई है, तो इसके साइड में एक इधर वाली होगी एक उधर वाली होगी, तो हम ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं, x ना मान करके निकालें तो। लेकिन ये जो है एवरेज का टॉपिक आ जाता है, जहाँ से ये जो सिस्टम है हमारा एवरेज में आता है, इसलिए इसको हम नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, जब हम एवरेज पढ़ाएंगे उसमें अच्छे से आपको बताया जाएगा। अब यहाँ तक कि आपको बातें समझ आ गई होंगी। हम आगे क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। इसमें अगर ये बोला जाए कि 5 लगातार विषम संख्याओं का योग 85 है, 5 लगातार विषम संख्याओं का योग 85 है, यानी कि विषम संख्या हमारे दिमाग में होनी चाहिए 1 3 5 7 9।
ऐसे जो होती हैं वो विषम संख्याएं होती हैं। अच्छा, अब इसको डायरेक्टली यहाँ लेके आएंगे, 85 को रखेंगे। वैसे कर एक्स मान के भी सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा पड़ जाएगा। इसको सीधा भाग देंगे 5 से, 5 से 5, 5 7 35, जो 17 जो है इनके बीच वाली जो संख्या होगी वो होगी, तो यहाँ 17 होगी, यहाँ 15 होगी, यहाँ 13 होगी। कितनी पूछी है? 5। यहाँ हमारी होगी 19, यहाँ होगा 21। ठीक है, तो अब जो हमसे पूछे कि वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या होगी 13, 15, 17, 19 और 21। उसके बाद पूछे बीच वाली संख्या क्या होगी? 17। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 21। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 13। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा? 34। जैसे इसको जोड़ देंगे ना, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। जैसे कि हमने एक ही क्वेश्चन में आपको सारी बातें बता दी, सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, बीच की जो संख्या, उनके पहली और आखिरी का योग, और जैसे उनका सबका योग तो थोड़ी दे रखा है। अगर मान लो उसको ये पूछे कि सबसे बड़ी में से सबसे छोटी हटाई जाए तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, तो सबसे बड़ी हो गई 21, सबसे छोटी हो गई 13। ऐसे करके हम इसको घटा देंगे, जो हमारा आंसर आएगा लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद जैसे कि इसके बाद जो है क्वेश्चन आते हैं, इसमें पूछा जाता है कि लगातार संख्याओं का योग, सम और विषम की बातों को हटा देता है। तो यहाँ जो है हमारे पास ये कहेगा कि लगातार प्राकृत संख्याओं का जो है, यहाँ बोले कि 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग जो है कि 6 है। ठीक है, क्या है? 6 है। तो वह संख्या कौन कौन सी होंगी? 6 को यहाँ ले आओ, 6 को यहाँ ले आओ, भाग दे दो 2। जो बीच वाली संख्या हमारे पास आ गई, बीच वाली संख्या आ गई, इससे किधर होगी? क्योंकि प्राकृत बोले, प्राकृत संख्याएं आपको बता दी थी मैंने कि कैसी जो हमारी प्राकृत संख्या होती हैं, कैसी पूर्ण संख्या होती हैं, कैसे पूर्णांक होते हैं, कैसी सम संख्या होती है, कैसी विषम संख्या होती है। वो वीडियो मैंने पहले डाल दी है, उस वीडियो को आप जा करके, अगर आपके पास आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख लें। तो ये हो जाएगा 3। तो इसको चेक करने का तरीका ये होता है, पहले इसका सम करेंगे, जोड़ लेंगे। इसका जोड़ अगर 6 है तो हमारा जो आंसर है बिल्कुल सही आया है। इसके बाद जो मर्जी पूछे, पहली और आखिरी की गुणा क्या होगी, पहली और दूसरी और तीसरी की गुणा क्या होगी, सबसे बड़ी 2 संख्याओं की गुणा क्या होगी, अगर सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या के साथ जोड़ा जाए, ऐसे जो भी उसमें आगे पूछे वो आप बता सकते हो। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं हम उनकी ओर चलते हैं। थोड़ा इसमें क्वेश्चन में चेंज करके आता है क्वेश्चन। अच्छा, इसमें पूछेगा 3 लगातार संख्याओं का योग 30 है, तो उनका गुणनफल, उनकी संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल क्या होगा? ठीक है, अगर गुणनफल पूछे, सबसे पहले हम उसको 30 को लेके आएंगे, यहाँ 3 से भाग देंगे 10। 3 से भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि संख्या 3 है। अगर यहाँ संख्या 4 होती तो 4 से भाग देते। ठीक है, अच्छा, हमारे पास 10 जो है वो बीच वाली संख्या आ गई, 3 है, तो एक इधर होगी और एक इधर होगी। ठीक है, इसके साथ इसकी 90 की गुणा करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे, हमारा गुणनफल आ जाएगा। 11 से गुणा करने का तरीका बताता हूँ आपको। जैसे कि 10 की 9 की गुणा की, 90 आ गया। अगर 11 से गुणा करनी है तो एक बार 90 और लिख दो, यहाँ जो 90 और फिर लिख दो, यहाँ 9, ये 990। यानी कि अगर मान लो 5, 6, 4, 3 ऐसे कुछ दे दे और 11 से गुणा करने के लिए बोले, तो हमें करना क्या होता है कि इस 3 को इसके नीचे, 4 इसके नीचे, 6 इसके नीचे, 5 इसके नीचे करके हम इसको सिर्फ जोड़ देंगे, हमारे पास 11 का गुणा आ जाएगी। ठीक है, अच्छा नहीं, अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें आता है, इस प्रकार से आता है कि एक आदमी के पास कुल कुछ कबूतर व बकरियां हैं। ठीक है, कुछ कबूतर व बकरियां हैं जिनके सिरों की संख्या 70 है। तो हम लिखेंगे, यहाँ इतना पढ़ लिया हमने, हम लिखेंगे सिर।
सिर 70, ठीक है जी। अच्छा, फिर कहता है कि उसकी उनको अगर दोनों के पैरों की सिरों की संख्या 70 हो गई, अगर हम उनके पैर देखें तो उसके पैर हैं 204, तो हम यहाँ लिख देंगे पैर 204, ठीक है। इसके बाद पूछा गया है कि कबूतरों की संख्या कितनी होगी। अच्छा जी, कबूतरों की संख्या पूछी गई है, तो हम इसमें करते क्या है, सबसे पहले हम मानते हैं कि हमारे पास सारी बकरियां हैं, ठीक है। हमारे पास जितनी हैं वो सारी बकरियां हैं। अगर 70 सिर हैं तो जाहिर सी बात है 70 ही होंगे, अगर कबूतर और उनको मिलाएं तो सिर तो बकरी को भी एक ही होता है, कबूतर को भी एक ही होता है। अगर हम इसको माने कि चारों जो सारे के सारे 70 के 70 हैं वो बकरियां हैं, तो यहाँ हम इसको 4 के साथ गुणा कर देंगे, तो हमारे पास जो बकरियों के पैर हैं, अगर 70 बकरियां होती तो उनके पैर कितने होते आ जाते हैं, 7 चौके 28 और 0, तो हमारे पास आ गए 280 पैर। अच्छा जी, लेकिन हमारे पास पैर कितने हैं, 204 को इसमें से घटा देंगे, कितने आ गए, अगर यहाँ इसको 80 में से घटाया जाए तो 76 जो है हमारे पास, जो हमने पैर एक्स्ट्रा गिन लिए, किसके पैर एक्स्ट्रा गिन लिए, कबूतर के, क्योंकि कबूतर के पास सिर्फ 2 ही पैर थे, हमने उसके 4 पैर गिन लिए, तो यहाँ तक के 2 हो गए हमारे पास, 2 कबूतर के, 4 बकरियों के, यहाँ तक कंप्लीट हो गए। लेकिन ये जो पैर है ना, सिर्फ कबूतर के आगे, सिर्फ कबूतर के पैर आगे, तो हमें पता है कि कबूतर के 2 पैर होते हैं, तो अगर कम कबूतर की संख्या चाहिए तो हम इसको 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। 2 से भाग देंगे 3 और 8, जो 38 जो है हमारे पास कबूतरों की संख्या आ गई, ठीक है। कबूतरों की संख्या आ गई, तो हमारे पास जो है 70 टोटल जानवर थे इसके पास में, तो 32 जो है बकरियां हो गई। अच्छा इसको जो है क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर इसको हम बकरियां मानते हैं, इसको 4 से गुणा करेंगे और इसको 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो क्षेत्र आ जाएगा 76 आ जाएगा। अगर इसको 4 से गुणा करेंगे 8, और ये हमारा हो गया 4 3 12, तो ये हमारा हो गया। अब फिर इनको हमको इसको क्षेत्र में इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। इसको जोड़ेंगे 4 0 और 2, तो ये हमारा क्रॉस चेक कर लेना जरूरी होता है। तो हमारे पास जो है कबूतर की जो संख्या आ गई वो हमारी आ गई 38, और जो हमारे पास बकरियों की संख्या आ गई वो आ गई 32, ठीक है। इसके बाद जो मर्जी पूछे, अगर यहाँ से आगे सवाल बनाता है कि अगर उसके 8 कबूतर मर गए तो उसके पास कबूतर कितने बचे, तो हम 38 में से 8 घटा देंगे, ठीक है। अगर कहे कि उसके 8 कबूतर मर गए और उसने बकरियां जो है 2 बकरियां और खरीद ली, तो उसके पास 34 बकरियां हो गई, ठीक है। उसके पास 30 कबूतर हो गए। फिर वो पूछेगा कि अगर ऐसा हो जाए तो उसके पैर की संख्या कितनी होगी, ठीक है। उसके पैरों की संख्या कितनी होगी, इसके पास 2 पैर हैं, 60 इसके पैर हो जाएंगे। अगर इसके पास 34 है तो इसको 4 से गुना करके उनके दोनों को पैर को जोड़ देंगे। आगे जो मर्जी सवाल करता जाए, पहले अगर आपको ये दोनों चीजें निकालनी आ गई, उसके बाद जो भी सवाल वो करें, ठीक है। इसके बाद जो है हम इसी तरह का एक सवाल और देखते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हमारे पास सवाल आता है ऐसे कि एक समूह है, एक समूह में कुछ भेड़ और कुछ गडरिया होते हैं, जो भेड़ बकरियों को चराने वाला होता है, जो उनके पीछे उनको संभालने वाला होता है, वो एक समूह है। हमें नहीं पता कि कितनी भेड़ और कितने गडरिया हैं, तो जिनके पैरों की संख्या बताई गई है कि 16 है। हमारे काम की चीज क्या आ गई, हमारे काम की चीज आ गई 16, तो पैरों की जो संख्या है, पैरों की संख्या 16 आ गई, ठीक है। पैरों की संख्या 16 आ गई, जो कि सिरों की संख्या से 10 अधिक है। पैरों की जो संख्या है वो सिर जो है ना उनसे 10 ज्यादा है, तो इसमें से अगर 10 घटा देंगे हम
10 घटा देंगे तो 6 बच जाएंगे। तो हमारे पास ये आ गए सिर। जहां आपने पेपर की जो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है वहां वो सोल्व कर ली ना, वहां तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, अब ये कहता है कि भेड़ कितनी है, तो हम मानते हैं कि सारी की सारी भेड़ हैं। ठीक है, अगर यहाँ सारी की सारी भेड़ हैं तो 6 चौके 24 पैर होने चाहिए, लेकिन इसमें पैर हैं 16, तो 16 को इसमें से घटा देंगे, कितना बच गया 8 बच गया। अच्छा जी, हमारे पास ये जो 8 आया है ये किसके पैर एक्स्ट्रा गिन लिए हमने, किसके पैर एक्स्ट्रा गिन लिए, आदमी के भी 4 पैर गिन लिए, तो हमारे पास 2 पैर जो है आदमी के एक्स्ट्रा बच गए। तो 2, ये जो आदमी के पैरों की जो संख्या आई है ना, इसको हम 2 से भाग देंगे क्योंकि आदमी की संख्या निकालनी है हमने। यहाँ इसको काट देंगे तो यहाँ 4 जो है आदमी हो जाएंगे। ठीक है, 4 जो है आदमी हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुल सिर कितने हैं 6, कुल सिर जितने हैं उतने ही जीव है। तो यहाँ पर 2 तो भेड़ हो गई, 2 भेड़ और 4 आदमी। अच्छा, इसको क्रॉस चेक करेंगे, भेड़ को 4 के साथ गुणा करेंगे, आदमी को 2 के साथ, तो यहाँ ये 8 आ गया, यहाँ ये भी 8 आ गया, 8 दूनी 16, 8 और 8 16, 8 दूनी 16 जैसे मर्जी आपकी। ठीक है, यहाँ आपने क्वेश्चन निकाल दिया। ठीक है, इसके बाद आगे क्वेश्चन को जो मर्जी पूछे, अगर इस क्वेश्चन को यहाँ बढ़ा दे कि उसने 4 भेड़ और खरीद ली, 4 भेड़ और खरीद ली, तो यहाँ तक कितनी भेड़ थी उसके पास में 2 और 6 भेड़ हो गई, तो उसके पैरों की संख्या पूछे, जो मर्जी पूछे। ठीक है, यहाँ तक अगर आपने क्वेश्चन निकालिए, बहुत ही बेसिक जो बेसिक बारीकी होती है ना उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन बताया गया है। क्योंकि अगर यहाँ हम फार्मूला लगाने बैठ जाएंगे पेपर में तो ये मेरे ख्याल से बोर्ड भी बहुत छोटा पड़ेगा, 2 बार जो है आपको यहाँ उस फार्मूले से अगर निकालेंगे। लेकिन ये है कि अगर यहाँ आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप कुछ स्टेप स्किप करके उसको थोड़ा सा इजीली कर सकते हो, लेकिन ये तरीका बेस्ट है। यहाँ हमने एक जानवर लेना है जो कि पैर उसके 4 होते हैं, तो सभी के पैर 4 कर देते हैं, तो हमारे पास जो है पैरों की संख्या कुल पैरों की संख्या में दी गई है उससे ज्यादा आएगी, उसको घटा देंगे। जो पैर बचेंगे, जो पैर हमारे पास शेष बचेंगे वो पैर जो है उस जीव के होंगे जिसके सिर्फ 2 पैर हैं, तो उसके 2 पैर अगर वो अलग निकलेंगे तो हमें पता है कि जिस जीव के 2 पैर हैं तो उसको 2 से भाग दे देंगे, वो जीव आ जाएंगे कितने हैं। जैसे कि यहाँ आदमी था 2 पैर वाला, 2 पैर वाले आदमी थे, तो आदमी को जो है हमने भाग दिया 8 में 4 भाग दिया तो 2 से, तो हमारे पास 4 आदमी आ गए। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं वो घात से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो हम आपको बताते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं वो इस प्रकार से आते हैं। पहला क्वेश्चन होता है घात से संबंधित, जैसे जो घात से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं जिनके घात वर्ग स्क्वायर पावर जो दी होती हैं उनके बारे में, जो वर्गों के वर्ग हो गया, क्यूब हो गया, घन हो गया, जैसे भी मतलब जहाँ इनकी पावर दी होती है उसे घात कहते हैं। जैसे 2 की घात 4 है यहाँ पर, 2 की घात 7 है यहाँ पर, तो हमें सबसे पहले ये टाइप के क्वेश्चन होते हैं, यहाँ तक के टाइप के जो होते हैं 2 टाइप और होते हैं आपको बताएंगे। जैसे कि ये पहली टाइप है जहाँ की जो बेस है वो सेम है और गुणा हो रहा है। ठीक है जी, बेस क्या है सेम है और गुणा हो रहा है, तो करना कुछ नहीं है, बेस सेम ही रहेगा, पावर जो है आपस में जुड़ जाएंगी, 17 4 11 जो है हमारा आंसर हो जाएगा 2 की पावर 11। ठीक है, अगर यही जैसे कि बेस सेम है और भाग हो रहा है तो पावर आपस में घट जाएंगी। जैसे कि अगर यहाँ छोटी पावर होगी तो पावर माइनस में आ जाएगी। ठीक है, अगर वो जैसे कि यहाँ है, जैसे कैसे देता है, बड़ी पावर आगे देता है और पीछे छोटी पावर देता है, तो यहाँ हमने बेस है 2, पावर कितनी है 5 में और 4 है, 5 में से 4 घट जाएगी तो पावर हमारी 1 हो जाएगी, या हम इसको 2 भी लिख सकते हैं आंसर। ठीक है, यहाँ ऐसे देता है एक पावर ब्रैकेट, एक ब्रैकेट भी होती है, पावर दूसरे ब्रैकेट के ऊपर होती है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, हमारा जो बेस है वो 4 लेते हैं, तो यहाँ 5, यहाँ जो पावर है 5 है
और बाहर वाले ब्रैकेट में के साथ में जो है वो पावर 6 दी गई है। तो हमें कई बार देखते हैं ना कि 5 के ब्रैकेट में अगर ये 6 लिख दे तो इसका मतलब होता है ये यहाँ गुना हो रही है, ठीक है। तो यही है, ऐसा ही है, यहाँ 5 के 30, 5 6 के 30 जो है 4 की पावर 30 हो जाएगी, यानी कि 30 हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे जो टाइप के क्वेश्चन है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम 10 क्वेश्चन हर टाइप के बना करके अपने नोट्स बनाएं और उनको सोल्व करके देखें। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आता है हमारा, ये क्वेश्चन आता है कि 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 4, जहां पावर जो है सेम रहती है, वहां जो बेस अलग अलग होता है तो वहां पर बेस गुना हो जाता है। जैसे कि 2 तिया 6, 2 तिया 6, पावर सेम है, आंसर, ठीक है जी। यहाँ क्या है कि 8 जो छोटा है बड़ा है इसको नहीं देखना है, इसको देखना ये है कि पावर सेम है, ठीक है, पावर सेम है। यहाँ क्या किया था हमने, जहाँ पावर सेम होती है तो गुणा जो बेस की होती है उसकी गुना हो जाती है, जहाँ बेस सेम होता है तो वहाँ पावर जुड़ जाती है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ बेस सेम था तो पावर जुड़ गई थी। यहाँ जो पावर सेम है तो अगर गुणा का निशान है तो बेस गुणा हो जाएगा, अगर भाग का निशान है तो बेस भाग हो जाएगा। सिंपल सी बात है। यहाँ 8/9 और पावर कितनी की है, 5 की, ये होता है। एक बात यहाँ विशेष है जो नोट करने की है, अगर कोई भी नंबर है, एक्स वाई जेड जो भी है, मान लो 17 है, 5 है, 2 है, 10 है, 20 है, 50 है, 1000 है, उसकी पावर अगर 0 दी है तो उसका आंसर 1 होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसका पावर 0 नहीं होगा, उसका आंसर 0 नहीं होगा, ठीक है, ये बातें ध्यान रखें। इसके बाद कुछ क्वेश्चन इससे अलग आते हैं। अच्छा, इसके बाद जो घात के क्वेश्चन आते हैं वो इस प्रकार से आते हैं कि 6 के पावर 42 है तो उसको 5 से भाग देंगे तो हमारे पास शेष क्या प्राप्त होगा। यहाँ ये नहीं पूछेगा कि अगर इसको भाग देने के बाद हमारे पास जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, ये पूछेगा कि यहाँ जो शेष क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा। इसके लिए हमें ये देखना है कि यहाँ इसकी पावर सम जो है ना, अगर यहाँ इसकी पावर सम है तो हमें करना क्या है, 2 या 4 या 6 या 8 या 10, ऐसे यहाँ पर पावर ऐसे लेंगे। कब तक लेंगे, जब तक ये 5 से भाग होने के लायक ना हो जाए। जैसे 6 की पावर अगर हम 2 लें तो 6 6 36 हो गया, तो हमारे पास ये भाग देने लायक हो गई। अगर यहाँ 55 होता तो हम एक बार और गुना कर लेते 6 से, ठीक है। तो हम 6 का क्यूब कर लेते, ठीक है, नहीं कोई क्यूब नहीं करते, हम फॉर्टाइज करते 6 को, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो पावर है वो सम है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम इसको 5 से भाग देंगे तो यहाँ हमारा क्या आंसर शेष बचेगा, 5 7 35, 1, तो 1 जो है हमारा शेष बच जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर यहाँ जो ये पावर है, अगर यहाँ जो ये पावर है हमारी, ये होती 41 या होती 31, 35 और जैसे 37, ऐसे अगर पावर होती ना, कहने का अर्थ है पावर अगर विषम संख्या में होती ना तो हम क्या करते, हम करते 1 3 और 5 और 7, ऐसे पावर लेते हैं। ये पावर कब तक लेते, अगर यहाँ ये 5 से 1 ही पावर में भाग हो जाता है तो हम 1 ही लेते। वहां भी हम 1 से कर सकते थे, हमें वो करके दिखाने का मतलब ये था कि अगर 2 पावर हो जाएंगी तो उसमें शेष में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां अगर मान लो 6 से 5 को भाग देते ना तो भी 1 ही शेष बचता, और जहां 36 को दिया हमने तो भी 1 ही बचा है। कहने का अर्थ ये था जब पावर से जो हमारी सम होगी तो हम तब तक उस संख्या का मल्टीप्लाई करते रहेंगे। जैसे कि अगर 2 से 2 बार किया, 6 6 36 किया, मतलब स्क्वायर किया तो काम बन गया।
तो ठीक है। अगर नहीं गुना तो 6 को 4 बार गुना करेंगे। कहने का अर्थ ये है कि ये संख्या पर, इस संख्या पर निर्धारित करता है कि यहाँ जब तक इस संख्या से भाग जाने के लायक ना हो जाए वो संख्या, तब तक उसको हमें गुणा करना है। ठीक है, हम यहाँ क्या करेंगे, इसकी पावर एक ही ले लेंगे, एक से काम चल जाएगा। तो यहाँ हमारा जो है, यहाँ जो हमारी है ये जो 6 है, 5 से भाग दे देंगे, एक गुना चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्योंकि इसका मतलब कहने का ये था, जहाँ जैसे क्वेश्चन आते हैं ना, शाम को सबको देखते हैं, कुछ में डिफरेंट होता है, कुछ में आंसर बदल जाता है, जैसे कि हम आपको बताते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज किया है, यहाँ जो है हमने 5 ले लिया है, यहाँ 6 ले लिया है। तो अगर यहाँ अब इसको सोल्व करेंगे, हम इसको अगर सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ जैसे कि हमारे पास विषम संख्या है, तो हम इसको एक बार करेंगे, एक बार करने से ये से भाग हो जाएगा, नहीं होगा, तो हम इसको 2 टाइम करेंगे, 25 हो जाएगा। तो ये हमारा 6 से भाग देंगे तो एक शेष जो बच जाएगा, 6 चौके जो 24 होते हैं, 6 चौका जो 24 होता है, तो एक शेष बच जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पावर होती नहीं, सॉरी जो है हमने गलती कर दी यहाँ। अच्छा, अगर यहाँ जो पावर विषम है तो विषम ही पावर लेंगे ना, तो यहाँ हमें करना है क्या, कि यहाँ होगा हमारा 5 की पावर 3, 5 25, 5 125। ठीक है, इसको हम भाग देंगे, इसको हम भाग देंगे किससे, 6 से। तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 6 दूनी 12 और 0, तो यहाँ प्राप्त होगा हमारे पास शेष 5। अच्छा, फर्क पड़ा, आपको पता लगा क्या फर्क पड़ता है। यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि अगर पावर विषम संख्या में है तो हमें उसकी पावर 1 या 3 या 5 लेनी होगी। अगर पावर सम संख्या में है तो हमें उसकी पावर 2, 4 या 6 ऐसे लेनी होगी। ये क्यों कहाँ तक लेनी होती है, ये आपको मैंने बता दिया, जब तक इस संख्या से भाग जाने लायक ना हो जाए तब तक हम ये पावर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आपको बताते हैं, अगर यहाँ सम हो संख्या, यहाँ मान लो अगर ये सम संख्या है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको स्क्वायर करेंगे इस संख्या को, अगर ये है तो यहाँ हो गया हमारा स्क्वायर हो गया 25, 6 से भाग दिया, शेष बच गया 1। ठीक है, अच्छा इतना समझ में आ गया। इसके बाद इस सवाल को कैसे भी घुमाए फिराए तोड़े मरोड़े आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्यों नहीं पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। इसमें करता क्या है, इसके साथ छेड़खानी क्या करेगा, 5 की पावर 32 लिख देगा, प्लस में 4 लिख देगा और फिर इसको 6 से भाग देने के लिए बोलेगा। ठीक है, आपने करना वही है, जैसे यहाँ 32 है, 5 की पावर हम 2 टाइम लेंगे क्योंकि सम संख्या है तो 2 टाइम लेंगे, तो 5 की पावर 2 लेंगे तो 5 5 25। ठीक है, 4 को यहाँ जोड़ देंगे, 4 को यहाँ जोड़ देंगे 29। ठीक है, इसको 6 से भाग दे देंगे। ठीक है, 6 चौका 24, 6 चौका 24, आंसर आ गया हमारा 5। अगर यहाँ बाय जो यहाँ लिखता कि यहाँ हम इसको अगर घटा दें, यहाँ अगर घटा दें 2 घटा दें तो यहाँ हमारा 25 में से 2 घट जाता। ठीक है, सवाल को जितना थोड़े मरोड़े आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इस तरीके से आराम से इसको सवाल को आगे निकाल सकते हैं। जहाँ ये आ जाएगा 23 तो यहाँ हम इसको 6 के नीचे रख देंगे, 6 दिन बाद 18 में से 5, जो हमारा शेष है वो 5 होता है। ठीक है, अगर यहाँ 3 होता तो यहाँ 3 होता तो हमारे पास ये 2 बच जाता, ये 4 बच जाता। तो बात कहने की अर्थ जो आप जो है समझ गए होंगे। हमें जो करना क्या है, मैं एक बार आपको बिल्कुल प्यार से आराम से बता देता हूँ। यहाँ जो पावर अगर सम है तो हम उसका
जो ये संख्या जिसकी पावर है उसकी सम पावर लेंगे 2 4 6। ठीक है, अगर ये विषम है तो हम इसकी पावर लेंगे 1 3 और 5 ऐसे। कहाँ तक लेंगे? जब तक इससे भाग ना आ जाए। ठीक है, इससे आगे जो टाइप आती है, अच्छा इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारे पास, एक प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं संख्याओं में कि दो संख्याओं का योग 46 है और उनका अंतर 14 है, तो वह संख्या क्या होगी? ठीक है, यहाँ क्या कहा कि दो संख्याएं मान लो x और y। ठीक है, x और y है, उनको जोड़ते हैं ना तो हमें प्राप्त होता है 46। ठीक है, और अगर हम इसको घटाते हैं, देखो तरीके से पढ़ोगे ना तो आपको याद रहेगा। अगर ट्रिक बता दूंगा यहाँ ऑप्शन से भी हो जाएगा, लेकिन यह नहीं होगा, तो आप इसको ध्यान रखें। अगर इसका अंतर बताया गया है तो x माइनस वाई बराबर है 14। ये चीजें है ना हमारे पूरे मैथ में चलेंगी आगे, तो इसको थोड़ा सीख लेना जरूरी है, क्योंकि अभी अगर सीख लेंगे तो ठीक है, करना कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको एक्स वाई मानना है एक्स वाई मानो, ए बी मानना है ए बी मानो, कैक है मानना है कैक है मानो, जो मर्जी मान लो। ठीक है, यहाँ हम क्या मानते हैं, एक्स और वाई लिख लिया, हमें मान लो बड़ी संख्या ये है, छोटी ये है, बड़ी ये है, छोटी ये है। ठीक है, तो हमने क्या क्या, इसको हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे। अगर ये घटाएगा है ये कट जाएगा। ठीक है, एक प्लस वाई है एक माइनस वाई है, तो प्लस एक वाई में से एक वाई घटेगी, हमारा जो मामला निपट गया। अच्छा, यहाँ x हो गया, प्लस प्लस के हैं, यहाँ ये 2x हो गया बराबर है। यहाँ क्या है, दोनों प्लस के हैं तो हम इनको वैसे ही जोड़ देंगे। यहाँ ये 4 50 हो गया, 10 60 हो गया। ठीक है, 2x है तो x निकालने के लिए 30 हो गया। हमारे पास x जो है, बड़ी संख्या जो है हमारे पास, बड़ी संख्या 30 आ गई और अंतर बताया गया है 14 है। वैल्यू पुट कर देंगे किसी फॉर्मूले में, एक्स वाई माइनस वाई बराबर है 14। इस 30 को x की तरह रख देंगे तो x जो है हमारा 30 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर है 14। 30 उधर चला जाएगा, 30 माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास, y बराबर है 16। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसका क्रॉस चेक करने का अर्थ होता है, यहाँ जो बातें दी गई हैं वो पूर्ण करनी चाहिए इसमें। यहाँ ये दो संख्याएं हमारी आ गई, इनका अंतर कितना है? अगर अंतर 14 है, हाँ जी है। अगर इनका जोड़ 46 है, हाँ जी है। तो हमने क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही निकाला है। फिर अगर यहाँ तो पूछी है संख्या, अगर ये पूछे कि इसका जो गुणनफल है वो क्या होगा, तो इनकी गुणा कर देंगे। ठीक है, इसमें एक बात और पूछता है, इसमें पूछता है कि इन संख्याओं का व्युत्क्रम योग क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती योग क्या होगा। तो हम करना कुछ नहीं है, हम इन दोनों संख्याओं को उल्टा करके जोड़ देंगे, उल्टा करके 1/30। ठीक है, और प्लस 1/16। ठीक है, इनको जोड़ देंगे, यहाँ जोड़ने के बाद जो हमारे पास जो प्राप्त होगा वो हमारा व्युत्क्रमानुपाती योग हो जाएगा। यहाँ से आगे जो है हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, उनमें औसत, एलसीएम, एचसीएफ और भिन्न ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनका जो समावेश देखने को मिलता है। इसलिए संख्या पद्धति के यहाँ तक के क्वेश्चन करवाएंगे, इससे आगे के क्वेश्चन जब करवाएंगे हमारे पास, जब हमारा जो एलसीएम, एचसीएफ और भिन्न का जो है, औसत का जो है हमारे पास क्लियर हो जाएगा। जहाँ तक संख्या पद्धति की बात थी, हमने उसका जो क्वेश्चन बनते हैं वो करवा दिए हैं, और जो आगे जो क्वेश्चन आते हैं वो उनमें एलसीएम और एचसीएफ, औसत वगैरह में चले जाते हैं। तो इसलिए जो टॉपिक हमने नहीं पढ़ाया है, हम वो मानते हैं कि आपको वो नहीं आता है अभी। ठीक है, आ जाएगा, जब हम पढ़ा देंगे आपको आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद होता है संख्या पद्धति में एक बात रह गई हमारी, लास्ट जो फाइनल बात ये है कि अगर ये संख्या जैसे लिख दी हमने,
अगर ये संख्या हमने लिख दी तो इसमें पूछता क्या है कि 5 का जातीय मान क्या होगा। जातीय मान क्या होगा, जैसे इकाई दहाई सैकड़ा पढ़ते हैं इसको, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। इसमें पूछता ये है कि 5 का जो है जातीय मान क्या होगा। जातीय मान पूछे, रूपीय मान पूछे, अंकितीय मान पूछे, कुछ भी पूछे, जहां जिसका पूछा है ना वही आंसर होगा। अगर ये कह दे कि 5 का कहते हैं कि स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान पूछे, वहां हमने करना है इकाई दहाई, यानी कि दहाई पे जो 5 है तो 5 को लिख के दहाई के लिए एक 0 होती है वो लगा देंगे, बस ये हमारा हो गया 50। तब आंसर होगा हमारा 50। ठीक है। अगर ये कहे कि 5 दोनों 5, यहाँ दोनों 5 हो गए ना, हम इसको एक को 5 की बजाय हम इसको साथ ले लेते हैं। ठीक है। तो अगर ये पूछे कि अगर 5 के स्थानीय मान में से 5 का जो जातीय मान या अंकित मान या रूपीय मान है उसको घटा दिया जाए, ठीक है, अगर उसको घटा दिया जाए तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 45। इसके बाद जो है जो मर्जी पूछे, जैसे कि इसका 7 का जो स्थानीय मान होगा 1 2 3 4, ठीक है, 70,000। ठीक है। 8 का जो मान होगा 8 1 2 3 जो है इसका ये तो होगा स्थानीय मान। अगर जातीय मान पूछे तो 8 खुद में इसका जातीय मान है, रूपीय मान है, अंकितीय मान है। ठीक है। अगर 6 का पूछे, अगर जातीय मान पूछता है तो 6 ही है, अगर स्थानीय मान पूछता है तो 6 है। जो जितने अंक है उतनी 0 लग जाएंगे, उसके बाद जितने अंक है ना उतनी 0 लग जाएंगी। संख्या पढ़नी मैंने बता दिया था, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, जैसे अरब खरब आगे से चलती जाती है। ठीक है। संख्याओं का कोई अंत नहीं है, संख्याएं कितनी भी बन जाती हैं। अच्छा, इसके बाद हमारा जो है टॉपिक हम कल से भिन्न शुरू करेंगे। भिन्न के बारे में आपको कल वैसे समझा देंगे और फिर मेरे ख्याल से भिन्न का तो क्लियर हो जाएगा कल। तो हमारे चैनल द लर्निंग को सपोर्ट करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें जो है मोटिवेशन मिलता रहे। मैं बार बार हमारी वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि जितना हमारे साथ में जो हमारा जो फैमिली है जितनी बड़ी होगी तो हमें उतना ही जो है अच्छा लगेगा आपको पढ़ाने में। जितने ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे, हम ये चाहते हैं कि हमारे जो देश में जो बेरोजगारी है उसको किसी भी तरह से हम ख़त्म कर सकें। जहाँ पढ़ाई का मतलब ये माना जाता है कि सरकारी नौकरी, अच्छी बात है, अगर आप सरकारी नौकरी लग गए हैं, लग जाओ, अच्छी बात है, लग गए हैं तो भी और लग जाओगे तो भी, लेकिन ज्ञान का मतलब ये होता है कि आपके पास क्या इतना ज्ञान है कि आप अपनी जो रोजी रोटी है जैसे हम आप कमा पाए। तो मेन मकसद पढ़ाई का हमारा ये है कि कैसे भी करके बंदा शिक्षित हो जाए। शिक्षा अगर उसके पास है, मेरे ख्याल से वो फिर अपना, चाहे वो बिजनेस करे, चाहे वो नौकरी करे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, तो वो अपना जो है अपने परिवार का और अपना पेट पाल सकता है, अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।